नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका स्वागत है इस RCM ड्रीमर्स के मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कहा जाता है सफलता किताबों से मिलती है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं आज किस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किताबें पढ़ना हर इंसान के लिए पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमको पता है कि हमको सफल तो होना ही है। तो क्या किया जाए ऐसा? तो दोस्तों, हमने सोचा कि हम कुछ आपके लिए एक एज ए वीडियो क्लिप यानी कि ऑडियो क्लिप आपके लिए लाए, जो आप उनको किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गज़ब, एक बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है शक्ति का खजाना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस बुक का नाम है शक्ति का खजाना। और ये बुक RCM के संस्थापक यानी कि हमारे TC छाबड़ा जी ने लिखी है। दोस्तों, बहुत ही कमाल की बुक है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुक के इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना के बारे में। मनुष्य का जन्म धरती की श्रेष्ठतम उपलब्धि है और मनुष्य के भीतर शक्तियों का अपार खजाना भी है। कोई भी इंसान यदि अपनी ज़िंदगी को सही नज़रिए से जिए तो उसे अपनी इन शक्तियों का एहसास हो सकता है। इस पुस्तक में इसी रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के माध्यम से किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक जागृत कर सकता है। एक सामान्य सा दिखने वाला मनुष्य भी अपनी शक्तियों को जागृत कर बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यह कार्य बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ तकनीक को समझने और अपनाने की बात है। निश्चित रूप से शक्तियों को जागृत करना कोई बटन नहीं है जिसको चालू करने से यह कार्य हो जाएगा। यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसके अनुसार अनवरत चलने से ही यह सब संभव हो सकता है। यह एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी ज़िंदगी के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करते हैं। हमारा नज़रिया हमारे निर्णय को प्रभावित करता है, इसलिए नज़रिया अगर सही हो तो निर्णय हमेशा सही होंगे, जिनका शक्तियों के जागरण पर भी सीधा असर पड़ता है। इस पुस्तक में उस नज़रिए की चर्चा की गई है जो मनुष्य की शक्तियों के जागरण को सीधा प्रभावित करता है। दरअसल इंसान ने कुछ ऐसी कमज़ोर धारणाएं पाल रखी हैं जो उसको कमज़ोर बना देती हैं, शक्तियों को दमित कर देती हैं यानी कि ख़त्म कर देती हैं। उन धारणाओं से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, तभी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हमारा नज़रिया किस प्रकार कार्य करता है, इसकी चर्चा पुस्तक में की गई है। परिस्थितियाँ और भी हो सकती हैं, घटनाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन जिस नज़रिए की बात इसमें की गई है वह समान रूप से हर परिस्थिति में लागू होता है। आशा है यह पुस्तक आपको जीवन में आने वाली हर प्रकार की परिस्थितियों से जीतने की प्रेरणा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके पहले लेसन यानी कि पहले पार्ट पर, जिसका नाम है सुरक्षा। हम अपने जीवन में हर स्थिति में जीतना तो चाहते हैं, पर इसके लिए हम कोई सुरक्षित उपाय खोजने में लगे रहते हैं। हम असुरक्षा का भय लेकर चलते हैं और हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हाथ लग जाए जिसमें कोई जोखिम ना हो, किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जितने ज़्यादा सुरक्षा के उपाय हम करते जा रहे हैं उतने ही हम असुरक्षित होते जा रहे हैं, उतना ही हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी शक्तियों का दमन होता जा रहा है। क्योंकि हकीकत में वह उपाय हम सब स्थिति का सामना करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उससे बचने के लिए करते हैं। ज़िंदगी हमें चारों तरफ से असुरक्षित नज़र आती है। यह डर है या हकीकत? यदि यह हकीकत है तो इसे समझकर ठीक करना ज़रूरी है, और यदि मात्र डर है तो इसे भगाना बहुत ज़रूरी है। दो नन्हे से पौधे होते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं दो वृक्ष के बच्चे होते हैं। दोनों पास पास में स्थित थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी मिली कि इस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था।
उसकी हवाएं अति प्रचंड थी, जिसकी वजह से धरती के अधिकांश वृक्ष धराशायी यानी कि खत्म हो गए थे। चंद वृक्ष ही बच पाए, बाकी सब वृक्ष उखड़कर नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ, एक आशंका ने जन्म लिया। यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोनों यह सोचने लग गए कि अब क्या करें। उनमें से एक बोला कि तूफान का आना या आना तो हमारे वश में नहीं है, नहीं हम तूफान को रोक सकते हैं। हाँ, हम एक काम अवश्य कर सकते हैं। आज से हम कुछ विशेष परिश्रम करें, कुछ और सीखने का प्रयास करें और अपनी जड़ों को मजबूत बनाना शुरू कर दें। अपनी कड़ी मेहनत से इन जड़ों को और तनों को इतना मजबूत कर लें कि ये किसी भी तूफान का सामना करने के लायक बन जाएं। दूसरों को उसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी। वह उसकी बात पर जोर से हंसने लगा। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा नहीं था। वह बोला, क्या पता हम ऐसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। हम इस योग्य कहाँ हैं, हम में इतनी कुशलता कहाँ है, और इतना श्रम करने के बाद भी क्या पता हम सुरक्षित रह पाएँ या नहीं रह पाएँ। ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई सुरक्षित स्थान, कोई बड़ा सहारा खोज लें। हम वृक्षों के बीच चलकर स्थित हो जाते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रह पाएंगे। वहाँ हवाएं भी आएंगी तो बड़े वृक्ष उन्हें रोक लेंगे और हम तक वे पहुँच ही नहीं पाएंगे। दूसरे वाला उसी तरह की बचाव वाली प्रवृत्ति की बात कर रहा था। जिस प्रकार की सोच लेकर हम चलते हैं, इसी प्रकार की सुरक्षा हम कदम कदम पर खोजते रहते हैं। पहले वाले को दूसरे की बात कुछ अनुचित लगी। वह बोला, यह जीना भी कोई जीना होगा, इस तरह जीने में हमारी क्या भूमिका होगी? इससे तो बेहतर है जिंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। दोनों के विचार यहाँ अलग अलग थे। दोनों अपनी अपनी बात पर कायम थे। पहले वाले को यूँ बुज़दिलों की तरह जीना समझ में नहीं आ रहा था और वह दूसरे वाला संघर्ष करने को तैयार नहीं था। जब दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वहीं रह गया और दूसरे वाला घने जंगल में विशाल वृक्षों के बीच सुरक्षित स्थान देखकर स्थित हो गया। पहले वाले को रोज़ खुली हवा के थपेड़े सहन करने पड़ते और ज्यों हवा के थपेड़े आते उसकी जड़ें ज़मीन में और बढ़ती जाती। ज्यों धूप की किरणें उस पर पड़ती त्यों उसके तने और बढ़ते जाते और ज्यों ज्यों बारिश की बौछारें उस पर पड़ती त्यों त्यों उसकी पत्तों की हरियाली बढ़ती जाती। अब तो उसने अपने प्रयास भी बढ़ा दिए। उसने और अधिक सीखना और अपने आप में रोज़ नई ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उसे अपने दोस्त को भी कुछ बनकर दिखाना था। जाहिर है जब कोई किसी चुनौती को स्वीकार कर जीतने का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। वह पौधा भी अपने आप में कई सारी शक्तियों का जागरण होते हुए देख रहा था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लगातार विकास करता गया और इसी विकास यात्रा में प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार होता गया। वह एक दिन उस धरती पर सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे स्वयं यह पता नहीं था कि मुझ में इतनी शक्ति मौजूद है। इंसान को भी अपनी शक्तियों का पूर्ण पता नहीं होता है, लेकिन वह जब संघर्ष की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें नई नई शक्तियों का सूत्रपात होता रहता है। इसके बिना वह अपनी शक्तियों को जान ही नहीं पाता। वहीं पर दूसरा पौधा जो घने जंगल में जाकर स्थित हो गया था, उसे ना तो हवा के थपेड़े खाने को मिले, ना धूप सहन करनी पड़ी और न ही उसने बारिश का सीधा सामना किया। इसकी वजह से उसका कोई विकास ही नहीं हो पाया और वह एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसा आश्रय खोजता रहता है जहाँ उसको संघर्ष ना करना पड़े। उसे भय रहता है कि कहीं मैं संघर्ष में हार न जाऊं, इसलिए वह बचाव का रास्ता खोजता रहता है। इसी में वह अपना सब कुछ खो देता है। विचार के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। वास्तव में सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग सामूहिक रूप से संघर्ष से बचने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। संघर्ष करने लायक
अपने आप को बनाओ, तभी जीवन का असली विकास हो सकता है। हमारा स्वभाव बचाव वाला हो गया है, यह सुरक्षा नहीं है, जीवन की असलियत से भगोड़ापन है। कदम कदम पर हम बचाव के रास्ते खोजते हैं और अपने जीवन का सारा आनंद खत्म करते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, यह कर्म से बचने के लिए नहीं बल्कि कर्मशील बने रहने के लिए बना है। हम सक्रिय रहेंगे तभी हमारी सारी शक्तियों का जागरण होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत क्षमताएं हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह सामने आया है कि सदैव कर्मशील रहने वाला व्यक्ति भी अपनी दिमागी शक्तियों का अधिकतम 10 से 15% तक उपयोग कर पाया है। जो लोग कर्म से बचने का रास्ता खोजते हैं उनकी दिमागी क्षमताओं का उपयोग तो न के बराबर होता है। यूँ कह सकते हैं कि बिना काम आती हुई सारी शक्तियाँ रुक जाती हैं। यहाँ कर्म का तात्पर्य शारीरिक मेहनत मात्र से ही नहीं है बल्कि मानसिक मेहनत से भी है। हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते समय निडर रहने से है। किसी भी तरह के कष्टप्रद माहौल को सहने की बजाय माहौल को अपने अनुसार ढालने से है। अपने आप को बचाने की सोच से नहीं बल्कि अपने आप को जिताने की सोच से है। आश्चर्य की बात यह है कि जीतने की सोच में ही जीवन का असली आनंद है, अपने अस्तित्व की असली पहचान है, जीवन का असली विकास है। बचाओ प्रधान जीवन जीवन का दमन है, उसमें न आनंद है न संतुष्टि है। एक तरह की हीन भावना घर करती जाती है और मनुष्य मानसिक व शारीरिक रूप से रुग्ण होता चला जाता है। जिंदगी के खेल में जो खुलकर खेलता है वह जीत जाता है, जो खेल से ही घबराता है वह तो बेचारा ही रह जाता है। हर मनुष्य के जीवन में संघर्षमय कार्य करने के अनेक अवसर आते हैं जिन पर बुद्धि विवेक से विजय पाकर वह सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। वह आसानी से वे सारे कार्य कर सकता है लेकिन असुरक्षा के डर से उन कार्यों को करने का निर्णय ही नहीं ले पाता। मनुष्य अपने वर्तमान को देखता है कि मुझ में तो ऐसी क्षमताएं ही नहीं हैं। हकीकत में तो आपके भीतर असीम क्षमताएं हैं, उनको काम में लेंगे तो वे जागृत होंगी। इन क्षमताओं का भी बड़ा अजीब हिसाब किताब है। जितना इनको सुरक्षित रखेंगे उतनी ही ये विलुप्त होती जाएंगी और जितना इनका उपयोग करेंगे ये और ज़्यादा उभरती जाएंगी। यदि आप खुलकर बिना किसी डर के इनका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो इनका इतना अधिक विकास होता जाएगा कि एक दिन आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं वही इंसान हूँ जो कुछ समय पहले था। ऐसे कोई भी इंसान यह नहीं देख सकता कि उसमें कितनी क्षमताएं हैं, वह क्या क्या कर सकता है। इसको देखने का कोई उपाय है ही नहीं, बस एक ही उपाय है, वह बचाव का रास्ता छोड़कर आगे बढ़ता जाए। वह खुद दिन प्रतिदिन नई क्षमताओं का जागरण अपने भीतर होते हुए देख सकता है। यदि वह यह सोचकर रुका रहे कि पहले मैं अपनी क्षमताओं को पूरी तरह जांच लूं, उनका निरीक्षण व परीक्षण कर लूं, फिर दिखाई दी तो कार्य शुरू करूंगा, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक इंसान पहाड़ की जिस चोटी को देख नहीं सकता उस पर भी चढ़ना शुरू करे तो एक दिन वहां पहुंच सकता है। एक जानवर को जब बार बार अभ्यास कराया जाता है तो वह भी ऐसी चीज़ें सीख जाता है जो एक इंसान भी नहीं सीख पाता। तो इंसान में तो जानवर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा समझ और क्षमताएं हैं। यदि उनको उपयोग करने का मौका मिल जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। कहानी नंबर 2। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके परिवार में और कोई नहीं था, वह अकेला रह गया। उसका पेट भरने के लिए गांव के एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। वह नौकरी कर रहा था लेकिन रोज़ उसको सेठानी की डांट खानी पड़ती। उसके मन में बड़ा क्षोभ रहता था। भीतर से उसका स्वाभिमान झकझोरता रहता था कि क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे भी एक स्वाभिमान भरी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसने ज़िंदगी में कुछ सीखने की ठान ली। वह घर का काम जल्दी जल्दी पूरा करके सेठ जी की दुकान पर जाने लगा। बड़ी मेहनत करता। सेठ जी भी बड़े खुश रहने लगे कि लड़का तो बड़ा मेहनती हो गया है। सेठ जी उसे इनाम भी देते थे।
वह अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर इकट्ठे करता गया, सारा काम सीखता गया, कहाँ से सामान आता है, कैसे खरीदारी की जाती है, कैसे सामान रखा जाता है और कैसे बेचा जाता है। उसकी सीखने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह थोड़े ही समय में हर चीज़ में बहुत पारंगत हो गया। जो सेठ सेठानी उसको डांटते थे, उनका ही वह अब बड़ा प्यारा बन गया। वह इतना मेहनती व जिम्मेदार बन गया और सेठ सेठानी उस पर इतने निर्भर हो गए कि उसके बिना उनका सारा काम ही रुक जाए। उसकी वजह से उनका व्यापार भी बहुत बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सेठ जी से अपने मन की बात कही कि अब मैं अपना खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। मैंने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। यह बात सुनकर सेठ सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। उनको पता ही नहीं चला कि कब यह लड़का अपनी मेहनत और लगन की बदौलत इतना कुशल और नेक बन चुका है। संयोग से उनके कोई संतान नहीं थी। उनके मुंह से तत्काल एक ही बात निकली कि कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यह व्यापार तुम्हारा ही है, अब तुम ही इसे संभालो। आज से तुम हमारे नौकर नहीं बल्कि हमारे बेटे हो। वह लड़का सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। व्यक्ति जब इसी तरह अच्छाई के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे पता नहीं होता कि वह किस ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते रहो तो ज़िंदगी में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है जो आज हमारे लक्ष्य में भी नहीं है। यदि वह लड़का उसको जब डांट पड़ती थी यह सोच लेता कि क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, मुझ में कोई योग्यता भी नहीं है, तो वह कभी सीखने का प्रयास ही नहीं करता और उसी तरह नौकर बन अपनी ज़िंदगी गुजार देता। एक छोटे से निर्णय ने उसकी ज़िंदगी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। इंसान में बहुत समझदारी है, पर यदि वह इस समझदारी का उपयोग सिर्फ अपनी वर्तमान क्षमताओं को देखने में कर लेता है तो वह डर जाता है, और यदि उस समझदारी का उपयोग अपने भीतर छिपी संभावनाओं को देखने में कर लेता है तो वह अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा पाता है। कार्य को मजबूरी समझकर करने से क्षमताओं का विकास नहीं होता। कार्य को खेल भावना से और जीतने की भावना से करते हैं तो क्षमताओं का विकास होता है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि अविवेकपूर्ण कार्य करना है। निश्चित रूप से नीतिपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण व दूरदर्शितापूर्ण कार्य होना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे अच्छे अवसर आते हैं, लेकिन वे हार के डर से ऐसे कार्यों को शुरू करने का निर्णय ही नहीं कर पाते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सामाजिक व कानूनी व्यवस्थाओं को बदलने और हर इंसान को पूर्ण क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। व्यवस्थाओं को इस प्रकार बनाया जाए कि हर इंसान को काम करने का भरपूर मौका मिले। लोग काम कम करने या काम से बचने का रास्ता न खोजकर काम अधिक से अधिक करने में खुशी महसूस करें तो देश में क्रांति आ सकती है। हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, उन्हें ऐसा काम मिले जिससे वे प्यार करें। इससे उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ेगी। जो काम कम करना चाहते हैं या पूरी कुशलता से नहीं करना चाहते, उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। इससे गलत प्रवृत्ति विकसित होती है। यह सुरक्षा पूरी व्यवस्था को पंगु बना देती है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग दिन प्रतिदिन अपनी कुशलता का विकास कर सकें। लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने की बजाय काम के अवसरों को बढ़ाने पर धन खर्च करना चाहिए। यदि हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें तो हमारे देश में इतनी विशाल मानव शक्ति है कि यह देश बहुत आगे ले जा सकती है। हमारा देश पूरी दुनिया में शीर्ष पर जा सकता है। यह सब बड़ी आसानी से हो सकता है यदि हम जिंदगी की इस हकीकत को स्वीकार कर लें कि बचाव में ज़िंदगी का विकास नहीं है, ज़िंदगी का विकास संघर्ष में है। सामाजिक रूप से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि संघर्ष करना ज़िंदगी की बदकिस्मती नहीं है बल्कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। बदकिस्मती तो वह है कि व्यक्ति ने जन्म लिया लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना ही चला गया।
स्टोरी नंबर 3। प्राचीन काल में एक राजा का एक राज्य पर शासन था। राजा ने एक दिन अपनी जेल का हिसाब किताब देखा कि राज्य का बहुत सारा धन उन कैदियों पर खर्च हो रहा है जो अपराधी हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि मेहनत करने वाले लोगों से कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ पैसा अपराधी लोगों पर खर्च हो रहा है। यह तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे मंत्रणा की कि फिर उनको हुक्म दिया कि अब से जेल पर खर्च नहीं बल्कि उससे आय होनी चाहिए। विचार विमर्श के बाद जेल में एक कारखाना लगवा दिया गया और कैदियों को कार्य सिखाया गया। उनको प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया कि इतना उत्पादन आज आपको देना ही है। इतना लक्ष्य दिया जाता है कि जिसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बस उनका ध्यान हमेशा काम में ही रहता। खाना पीना भी जल्दी जल्दी ख़त्म करके वे पुनः काम के लिए दौड़ पड़ते। सुबह भी जल्दी उठकर काम पर लग जाते। थोड़े ही दिनों में उनमें इतनी कार्यकुशलता और इतनी गति आ गई कि वे बाहर कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता से वे काफ़ी ज़्यादा कार्य करने योग्य बन गए। यही नहीं, इस कार्य में उनकी इतनी रुचि पैदा हो गई कि उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह बदल गई। जेल से निकलने के बाद वे इसी तरह के कारखानों में काम करने लग गए। उनका जीवन व्यतीत करने लग गए। थोड़े ही दिनों में वे इतने सभ्य नागरिक बन गए कि उन्हें कोई नहीं कह सकता था कि वे ये कभी अपराधी थे। राजा को भी अपने इस निर्णय पर बड़ी खुशी हुई। उसने उन पूर्व कैदियों के सम्मान में एक विशाल सभा आयोजित की। इससे तो वे लोग और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। वे सब राजा के चरणों में गिर गए कि आपने हमारा जीवन बचा लिया। इस सभा से लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया और उनमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। हम तो ऐसा राजा चाहिए जो हमसे कम काम करवाए, हमारे सारे कर्ज माफ़ कर दे, हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। सूक्ष्म रूप से हम इंसान की सोच पर गौर करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वह हमेशा अपने अधिकारों की बात करता है। उनमें थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो बड़ा बवंडर मचाता है। दूसरों से तरह तरह की आकांक्षाएं पाले रहता है। पर वही इंसान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना गंभीर नहीं होता है। जो दूसरों के हाथ में है उसके प्रति बहुत गंभीर है, पर जो खुद के हाथ में है उसके प्रति उतना गंभीर नहीं है। दूसरों की कमियों की बड़ी चर्चा करता है पर खुद की कमियों को नहीं देख पाता। इन सब के पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि वह अपनी असफलता के पीछे कुछ बहाने ढूंढता रहता है। बचाव वाली नीति इंसान में घर कर गई है। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसे पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था हमें कमज़ोर बनाए जा रही है। जिन निर्णयों को हम हमारे लिए हितकारी समझ रहे हैं वे हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। अपनी सोच व व्यवस्था को बदले बिना हम कितने भी आगे बढ़ते जाएं, हमारा असली विकास हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप से यह राजनीतिक तंत्र द्वारा कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसा हो पाए तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ भी मनुष्य को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है या इसका कोई बहाना नहीं तराशना है। एक एक व्यक्ति खुद अपने जीवन के विकास के रास्ते अच्छी तरह समझ ले और अपना ले, तब भी यह कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। सामूहिक बदलाव के चक्कर में हम यह सोचकर बैठे रहें कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतने बड़े समाज को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। यह भी एक बचाव का रास्ता है। एक एक व्यक्ति अपने आप को बदल ले तो अपने आप ही सामाजिक बदलाव आ जाएगा। एक एक व्यक्ति मिलकर ही तो समाज बनता है। आप बिना कोई बहाना मन में लाए अपनी सोच को बदलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आप अपने आसपास भी काफ़ी कुछ ठीक करने लायक बन जाएंगे।
यदि हर व्यक्ति अपने लिए भी संघर्ष करना स्वीकार करे तो मेहनत करने लगे तब भी उसे बड़ा लाभ होगा। ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें या वीडियो पे कमेंट करें। मुझे पता है दोस्तों कि आप सबके पास इतना समय नहीं है। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं आपसे एक अंत में एक बात ही कह सकता हूँ कि भले ही आप पर इतना टाइम ना हो, अगर आप अंत तक आए हैं, शायद हो सकता है आपके पास इतना टाइम भी ना हो, बट शायद आपका एक लाइक या एक शेयर इस वीडियो को किसी की ज़िंदगी को बचाने में या किसी की ज़िंदगी को बहुत अच्छा करने में उसकी हेल्प कर सकता है। शायद ये वीडियो आपके या आपके किसी MLM फ्रेंड के जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है उसको सीख करके शायद आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं समेटता हुआ इसी वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी अंत में जय RCM, गुड RCM, वंदे मातरम दोस्तों।